नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। हमारी खास पेशकश 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहली खबर पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे की है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के वोट के बदले नोट से जुड़ी होगी। तीसरी खबर दिल्ली बजट की होगी। चौथी खबर नफे सिंह हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की होगी। पांचवी और आखिरी खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी की रहेगी। तो ये 5 खबरें हम आपको बताएंगे, जहां पहली खबर तेलंगाना दौरे पर मोदी की रहेगी और वोट के बदले नोट में सुप्रीम फैसला आया है, सांसदों को कोई राहत नहीं मिलेगी, ये दूसरी खबर रहेगी। इसके साथ ही तीसरी खबर दिल्ली सरकार का जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या कुछ खास रहा इसको लेकर होगी और कितने का ये बजट पेश हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। नफे सिंह हत्याकांड के 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, ये चौथी खबर रहेगी। इसके साथ ही पांचवी खबर योगी आदित्यनाथ को जो धमकी मिली है उसको लेकर हम आपको बताएंगे। और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वक्त में देश विकास का उत्सव मना रहा है। दुनिया में भारत के विकास की चर्चा हो रही है, अब तेलंगाना में विकास का उत्सव मनाने आया हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा भी दिया। मोदी ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाने का काम बीजेपी सरकार ने ही किया है। आदिवासी समाज को सम्मान मिले, ये परिवारवादियों को बर्दाश्त नहीं होता। इन्होंने हमेशा इनके लिए योजनाओं का विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन चरित्र एक ही है। एक चीज समान है सब में, एक झूठ दूसरा लूट। पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि टीआरएस, बीआरएस और कांग्रेस सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अखंड डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इन पर सवाल उठाता हूं तो कहते हैं मोदी का परिवार नहीं। अब कह देंगे तुम कभी जेल नहीं गए इसलिए नेता नहीं बन सकते। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है, मेरी पल पल की खबर देश रखता है। वहीं पीएम मोदी के साउथ दौरे के बीच सभी मंत्रियों ने अपना बायो बदलकर मोदी का परिवार लिखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर रहे, जहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा रहा, जहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है और इसके साथ ही अब की बार एनडीए 400 पार का नारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इसके साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा रहा। चलिए, इसी पर हमारे साथ कोंडरू पुष्पलीला पूर्व मंत्री तेलंगाना से जुड़ गई है। आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। नमस्ते जी। पुष्पलीला जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा, जहां पर कई विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी है। इसके साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला है, क्या कहेंगे? ये जो अभी इलेक्शन का ट्रेंड है, अभी मोदी जी ने आया तो थोड़ा सा अनाउंसमेंट मिलेगा। हमारा नया नया राष्ट्र बना है, 10 साल हो गए हम तेलंगाना आके। अभी तक तो हमारे को तो डेवलपमेंट पिछले सरकार जो भी था केसीआर का सरकार ने हमें पूरा बर्बाद कर दिया था। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कुछ फंड ठीक से नहीं लेके आया था, प्रधानमंत्री के पास गया नहीं था, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बने नहीं, कुछ नहीं लेके आए थे। मगर इस बार हमारा तेलंगाना पार्टी से हमारा रेवंत रेड्डी जी ने सीएम बन गया तो मोदी जी को तो कम से कम उन्होंने इन्विटेशन भी, वेलकम के लिए भी प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उन्होंने जाके वेलकम भी नहीं किया था लास्ट मुख्यमंत्री। मगर आज हमारा रेवंत रेड्डी जी साहब ने जो आदिलाबाद में प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी जी सीएम के नाते उन्होंने प्रोटोकॉल का प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है। हमारा राष्ट्र की तरफ से जो भी हमारे को देने का है और प्रधानमंत्री जी ने जितना इनॉग्रेशन दिया है, इतने बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन किया है, उसी के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। हमारा सीएम ने भी यही कहा है। और जो हमारा तेलंगाना राष्ट्र को आने वाला जो बजट था, इसमें जो हमारा सेपरेशन होने के बाद राष्ट्र को एलोकेशन में जो जो जितना देने का वादा था उस टाइम में हमको जो एनटीपीसी का जो होने दो, करेंट के विषय में होने दो या हमारा मेगा प्रोजेक्ट के विषय में होने दो, जो भी हो रेलवे लाइन्स की होने दो, आज लगातार हमारा अनएम्प्लॉयड का यूथ के लिए होने दो, जो भी हो
आज डेवलपमेंट के इसमें हम प्रधानमंत्री से हम लोग बातें कर रहे थे, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारा सीएम साहब, तो हमें उम्मीद है, तो हमको तो अभी राष्ट्रपति राष्ट्र में हमारे लिए प्रधानमंत्री के नाते एक नेशनल पार्टी का एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक राष्ट्र में आए तो हमारा को उम्मीद रहेगी कि डेवलपमेंट में कुछ भी हो सकता है। और प्रॉमिस करने का है ना, अभी नोटिफिकेशन आने से थोड़ा सा पहला आए तो और अच्छा रहता था। अभी लास्ट मौके के दिन या हफ्ते के अंदर का बात आया, नोटिफिकेशन पता नहीं चल रहा है। इससे पहले थोड़ा प्रोग्राम अच्छा बनाया तो अच्छा रहता था, हमारा को तो लग रहा है वैसा, मेरा ओपिनियन भी है। अभी लास्ट में अभी इनॉग्रेशन करने से पूरा बनते नहीं है, इनॉग्रेशन इज जस्ट एक फार्मूला है। कंप्लीट हुआ तो अभी इससे पहले थोड़ा 10 साल के पहले ये कंप्लीट अगर अनाउंसमेंट करके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके हमको दिए तो अब उसको कंप्लीट का सेशन में आए तो मेरी तरफ से, मैं भी हमारा तेलंगाना का प्रजा की तरफ से मैं तो थैंक्स कहती थी। मगर हमारा तेलंगाना राष्ट्र पीछे चले गया जी, हमारा हर तरफ से, तो हम लोग इस बिल्कुल। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56,000 करोड़ की सौगात दी है तेलंगाना को। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और अब रुख करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 26 साल पुराने फैसले को पलटते हुए सांसदों को राहत देने पर असहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दी जा सकती है और न किसी को कानूनों का उल्लंघन करने का विशेषाधिकार नहीं है। अब इस फैसले पर पीएम मोदी का रिएक्शन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वोट के बदले नोट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने ही 26 साल पुराने फैसले को पलटते हुए सांसदों को राहत देने पर असहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दी जा सकती है और न किसी को कानूनों का उल्लंघन करने का विशेषाधिकार है। और अब शीर्ष न्यायालय के इस फैसले पर पीएम मोदी का रिएक्शन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट का एक महान निर्णय लिया है जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। 7 जजों की संविधान पीठ ने आज सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। और चलिए, इसी पर हमारे साथ में सुनील जी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार मैडम, और मेरे दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार जी। सुनील जी, वोट के बदले नोट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसका स्वागत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या कुछ इस फैसले में है? देखिए, ऐसे है कि आज से 30-35 साल पहले 5 जजेस के बेंच ने एक फैसला सुनाया था कि उसमें एक तरह से जितने भी सांसद हैं या चुने हुए नेता हैं, वो किसी भी स्तर के हों, उनको एक एक तरह से ब्लैंकेट मिला था कि वो कुछ भी करें वो गलत नहीं है, जिसको हम कहते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ के में बात करूं तो उसको कहते हैं किंग कैन डू नो रॉन्ग। बट आज जो 11 जजेस के बेंच ने फैसला सुनाया है ये बहुत ही बढ़िया है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से हॉर्स ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है, टर्म हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि नेता खरीदे या बेचे जाते हैं, और वो जो चीज हुई है, नेता खरीदे या बेचे जाने, नॉट ओनली पैसों से, इवन पदाधिकार से, इवन किसी किस्म का उनको प्रलोभन देकर, अगर ऐसा कोई प्रलोभन, कोई मिनिस्ट्री का लालच, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी देकर अगर किसी को खरीदा जाता है और वो आदमी अपनी मर्जी से और उनके साथ मिलके कोई ऐसा भाषण देता है जो एक तरफा हो, भले सांसद में या पब्लिक में, अब वो एफआईआर का अधिकारी रहेगा। ये चीज बताई गई है जो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल थी, अब वो नहीं बची। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर बात करें तो इस फैसले का स्वागत प्रधानमंत्री ने किया है और काफी अहम फैसला भी है ये। भ्रष्टाचार इससे कम होगा? देखिए, बहुत ज्यादा कम होगा। कारण ये कि पीछे आपने देखा था कि कुछ ऐसे संगठन बने थे, महासंगठन बने थे, जिसमें जो आदमी, जो पार्टियां आपस में पूरी लड़ाई करती थी, वो पार्टियां एक दूसरे के साथ सहमत होकर बड़ी स्टेजों पर खड़ी हो रही थी
और उस सब के पीछे एक कारण तो था कि बंदर बांट या कोई ऐसी बांट थी आपस में कि अगर हम वो करेंगे तो हम लूट के खाएंगे इस भारत को। तो अगर ये फैसला हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 11 जजेस ने दिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको अच्छा कहा है, तो वाकई ही लीगली भी मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कहते हैं डंडा पीर होता है बिगड़े तिगड़ों का। अब एक डंडे का डर रहेगा कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकती है। मैं अगर एक्स पार्टी को बिलोंग करता हूं तो वाई पार्टी के बारे में गलत या सही बोलने से पहले और लालच के तहत गलत सही बोलने से पहले वो 10 बार नहीं 100 बार सोचेंगे, क्योंकि एफआईआर जो संवैधानिक तौर पे कटेगी उसमें आपस में राजीनामा होना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लॉ। बिल्कुल सुनील जी, ये काफी अहम फैसला है लोकसभा चुनाव से पहले भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली सरकार का 2024-25 का बजट पेश किया गया। दिल्ली सरकार का लगातार 10वां बजट पेश हुआ है। खास बात है कि वित्त मंत्री आतिशी पहली बार बजट पेश किया है। इस बार 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन पर भी फोकस रहा। दिल्ली में बिजली पानी में छूट, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखने के लिए राशि का प्रावधान है। यमुना नदी को साफ करने के साथ साथ कूड़े के 3 पहाड़ हटाने का भी जिक्र किया गया है। पर्यावरण को भी बजट में प्राथमिकता दी गई। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण कम करने के लिए भी बजट में योजनाएं हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, दिल्ली सरकार का जो बजट है वो पेश हुआ है, और क्या कुछ खास इस बजट में रहा है? युवाओं के लिए क्या खास रहा, महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री आतिशी ने पहली बार जो है बजट पेश किया है। 76,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी सरकार के जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो दिल्ली की तस्वीर बदली है, और हमेशा से हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो हमेशा से महिलाओं पे रहा है, शिक्षा पे रहा है और स्वास्थ्य पे रहा है। हम आज भी दिल्ली की अगर तस्वीर देखें तो महिलाएं जो है वो काफी खुश नजर आती हैं, क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक खुले गए हैं उसमें जो है उनको, महिलाओं को और युवाओं को, मतलब हर वर्ग के लोगों को इलाज मुफ्त मिल रहा है। और अब एक बार से फिर से जो महिलाएं हैं वो काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि 18 साल से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपए सरकार देगी। वहीं शिक्षा के लिए भी 16,396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो शिक्षा पर रहता है, तो 190 करोड़ रुपए जो है वो क्लासरूम के निर्माण के लिए, टीचरों की ट्रेनिंग पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। वहीं अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो 8,675 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025 तक जो सार्वजनिक परिवहन के लिए 10,000 जो बसें हैं वो अब होंगी, मतलब कि 80% अब ई बसें जो है वो दिल्ली में चलेंगी। वहीं विश्वविद्यालय और आईटीआई में बिजनेस ब्लास्टर योजना जो है वो होगी, 5 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें तो 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, क्योंकि आज के तारीख में, जैसे हमने किसान आंदोलन के वक्त भी देखा कि जो मेट्रो है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वैष्णवी, और मेट्रो में से लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में 500 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिल्ली मेट्रो को भी दिया गया है। वहीं तीर्थ, बिल्कुल तनु, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है, और लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट लोक लुभावन भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख करेंगे चौथी बड़ी खबर का। हरियाणा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के चलते नफे सिंह हत्याकांड के 2 शूटर्स को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह हत्याकांड में झज्जर पुलिस, दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई की। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान सौरभ और आशीष के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों को गोवा से लेकर लौट रही है। आरोपियों से पूछताछ के बाद नफे सिंह हत्याकांड का खुलासा हो सकेगा। दोनों दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कपिल सांगवान गैंग से जुड़े हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, साथ ही अन्य 2 और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अंकुर कपूर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर जी, यहाँ पर नफे सिंह हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ जानकारी?
तो बिल्कुल हरियाणा पुलिस को इस समय बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि नफे सिंह राठी हत्याकांड का मामला विधानसभा के बाद हरियाणा में नहीं और आसपास के काफी चर्चित मामलों के तहत काफी गूंज उठा था। तो इसको लेकर जो हरियाणा पुलिस है वो काफी सतर्क भी दिखाई दे रही थी। आज जो नफे सिंह राठी हत्याकांड मामला है, उसमें पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा से ये 2 शूटर्स पकड़ लिए गए हैं। इनके नाम गौरव और आशीष बताए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें, जो दोनों दिल्ली के नंगलोई इलाके के रहने वाले हैं, ये जो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग है, ये उससे जुड़े हुए हैं। अब पुलिस के साथ जो हमारी खास बातचीत हुई है स्वदेश इनपुट की, तो उन्होंने 7 शब्दों में ये कहा है कि फ्लाइट से अभी तक उनको लाया जा रहा है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई या जो भी एसपी कॉन्फ्रेंस करेंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के इन दोनों शूटरों को झज्जर पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसके ज्वाइंट ऑपरेशन में गोवा से पकड़ा गया है। वही अगर हम जो अभी स्वदेश टीम की खास बातचीत में जो गृह मंत्री अनिल विज हैं उनसे भी बात हुई है, तो इनेलो जो नेता नफे सिंह राठी मामले में जो 2 गिरफ्तारी हुई हैं उसको लेकर जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं उन्होंने भी पुलिस को शाबाशी दी है कि जिसने भी ये धमकी दी है उसे भी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने इस मामले में दिन रात मेहनत कर रही है और इस हत्याकांड में जितने भी और साथी लोग हैं, बिल्कुल अंकुर जी, एक बड़ी हुए हैं, सफलता पुलिस को मिली है और देखना होगा कि पूछताछ में आरोपियों से क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5वीं और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए हैं। शनिवार रात को सुरक्षा मुख्यालय के सीयूजी नंबर पर एक अज्ञात शख्स ने फोन किया और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद इस मामले में महानगर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल उधम सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर के मुताबिक शनिवार को रात करीब 10 बजे सुरक्षा मुख्यालय पर एक अज्ञात शख्स ने फोन किया। इस फोन कॉल पर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल ने उठाया, जिसके बाद आरोपी ने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी। कांस्टेबल ने जब फोन करने वाले एक युवक से उसका नाम पूछा तो उसने आरोपी ने फोन काट दिया। इस मामले में कोतवाली थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी कौन था और क्यों उसने ये कॉल किया। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड वंदना रावत जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा कॉल आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी है। क्या जानकारी अभी तक सामने आ रही है? क्या आरोपी का पता लग पाया है? देखिए वैष्णवी, शनिवार की रात 10 बजे ये पुलिस मुख्यालय में फोन करके, जो सुरक्षा मुख्यालय वहाँ फोन करके किसी बंदे ने धमकी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की। जब से धमकी मिली है तब से हाई अलर्ट कर दिया गया है और युवक कौन था, किसने फोन किया था, इसकी भी जांच सर्विलांस के जरिए की जा रही है। और आरोपी ने जब फोन किया था मुख्यालय पे, तो वहाँ पे जो कांस्टेबल था उस समय उधम सिंह, उसने कॉल उठाया था। जब उसने बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद ही पुलिस ने हाईलाइट कर दिया। अब ये अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जिसने फोन किया और धमकी दी है वो कौन है, लेकिन जिसकी 4 टीम बनाई गई है, सुरक्षा एजेंसी जो जांच कर रही है, ये अभी पता नहीं लग पाया कि कौन किसने ये धमकी दी थी। और इसके पहले भी ये पहला कोई मामला नहीं है, इसके पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री जी को बम उड़ाने की धमकी मिली है। एक जुबेर नाम का बंदा पहले पकड़ा गया था, जिसके तार आईएसआई से जुड़े थे। उसके पहले भी धमकी मिल चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं, जिसके तहत जो अराजक तत्व है, जो अपराधी है, उनसे खिलाफ रहते हैं, उनके एक्शन से अगेंस्ट रहते हैं। तो ये धमकी एक बार फिर से मिली है। जी बिल्कुल वंदना जी, यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है, आरोपियों पर सख्त एक्शन होता है और इसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ को जो धमकी भरे कॉल है लगातार सामने आते हैं। क्यों इस पर पुलिस सख्त नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। 4 टीमें बनाई गई हैं, सर्विलांस पर नंबर डाला गया है, सीओजी नंबर से फोन आया था, कौन अपराधी है, किसने किया था, और ये सब चीजों की जांच हो रही है। इसके पहले जो धमकी मिली थी, जुबेर नाम के बंदे ने जो धमकी दी थी, वो आईएसआई से तार जुड़े थे, उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। अब ये फिर से धमकी मिली, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है वो इतनी है, वो अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के वो निशाने पे रहते हैं। तो ये धमकी उनको आती है, लेकिन पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जांच करके अपराधियों को पकड़ती है।
बिल्कुल वंदना जी, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद में क्या कोई प्रतिक्रिया सीएम योगी की आई है? देखिए, ये अभी जो धमकी मिली है, कल शनिवार की रात को 10 बजे ये धमकी भरा फोन आया था पुलिस मुख्यालय में, जिसके बाद महानगर कोतवाली में मामला भी दर्ज किया गया। इसके पहले जो धमकी मिली थी वो गोल्ड सिटी में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें कोई निर्देश या किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन जो कानून व्यवस्था के जो आला अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव गृह है, उसके बाद आपके डीजीपी है प्रशांत कुमार, तमाम ऐसे अधिकारी जो कि इसकी जांच कर रहे हैं। 4 टीम बनाई गई है और सभी जो नंबर है, जिस नंबर से फोन आया था उसको सर्विलांस पे डाला गया है। तो जल्दी ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। चलिए वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।